नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, कोविड महामारी के दौरान भारत आसियान संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। प्रधानमंत्री G20 और COP26 पर विश्व नेताओं की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए आज रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अगले महीने से हर घर दस्तक महाअभियान शुरू करेगी। देश में कोविड टीकाकरण 104 करोड़ के पार, स्वस्थ होने की दर 98.2%। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने अनुग्रह राशि की घोषणा की। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को एयर इंडिया के बकाया राशि का भुगतान करने को कहा। सूडान में सैनिकों ने लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलीबारी की, 10 लोगों की मौत। और 2020 क्रिकेट विश्व कप सुपर 12 मैच में आज शाम दुबई में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने सामने होंगे। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं कनकलता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि कोविड के दौर में भारत आसियान मित्रता भविष्य में संबंधों को मजबूत बनाए रखेगी और लोगों के बीच सद्भावना का आधार बनेगी। आज 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड के कारण सभी को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे, हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और आसियान के बीच हजारों वर्षों के जीवंत संबंध का इतिहास साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि आसियान की एकता हमेशा भारत की प्राथमिकता रही है। आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टि में आसियान की महत्ता को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि आसियान के साथ साझेदारी भारत की पूर्वी क्षेत्र को प्राथमिकता की नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव रीवा गांगुली दास ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान के नेताओं ने वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया है, क्योंकि ये आसियान भारत साझेदारी के 30 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। सुश्री दास ने ये भी बताया कि
कि इसे मनाने के लिए वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। The year 2022 is a landmark year. As you are aware, we are celebrating 75 years of India's independence in 2022 as Azadi Ka Amrit Mahotsav. It also marks 30 years of ASEAN-India partnership, and to mark this important milestone, the leaders of India and ASEAN have declared the year 2022 as ASEAN-India Friendship Year. ASEAN and India will be conducting a series of activities round the year to commemorate this important occasion. इससे पहले कल 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी, जलवायु से जुड़ी जीवन शैली के बीच बेहतर संतुलन पर जोर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल श्री मोदी ने हिंद प्रशांत, दक्षिण चीन सागर, समुद्री कानून से संबंधित संयुक्त राष्ट्र घोषणा और कोरियाई प्रायद्वीप सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री G20 और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के निमंत्रण पर रोम में 30 और 31 अक्टूबर को G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद श्री मोदी वैश्विक नेताओं के जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के तहत आयोजित 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्लासगो रवाना होंगे। सतत विकास पर भारतीय संस्थान के महानिदेशक और कार्बन माइनस इंडिया इनिशिएटिव के डॉ श्रीकांत के पाणिग्रही ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रधानमंत्री की ग्लासगो यात्रा के दौरान चर्चा होगी। India has always played a decisive role, leadership role in the planet, particularly in preventing climate change and taking aggressive climate action. Prime Minister Modi will be there during the beginning period of the summit, and along with Prime Minister of UK, Boris Johnson, he will be promising and releasing that is India's leadership drive, one sun, one world, one grid. हमारे संवाददाता ने बताया है कि महामारी के बाद आर्थिक क्षेत्र में सुधार का मुद्दा भी COP26 सम्मेलन में उठाया जाएगा। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में उभरा है और यह इस समूह की 8वीं बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वर्ष 2023 में भारत पहली बार G20 सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। इस साल इटली के नेतृत्व में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का विषय है जनता, पृथ्वी और समृद्धि। सम्मेलन में कोविड महामारी से उभर रहे क्षेत्रों, वैश्विक स्वास्थ्य शासन को मजबूत करने, अर्थव्यवस्था में सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं ग्लासगो में प्रधानमंत्री विश्व नेताओं के जलवायु परिवर्तन से संबंधित 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जलवायु परिवर्तन के विषय पर उभरा यह वैश्विक मंच इस बार पेरिस के समझौते को पूरा करने से जुड़े दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने पर काम करेगा। साथ ही जलवायु वित्तीय संग्रहण, प्रौद्योगिकी का विकास और हस्तांतरण तथा पेरिस समझौते के अंतर्गत बढ़ते वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने से जुड़े तय लक्ष्यों पर भी काम करेगा। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल रोम में आयोजित 20 देशों के समूह के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी। इसमें कोविड महामारी की रोकथाम को सुदृढ़ करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन गाम्बिया और सेनेगल के दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 1 नवंबर से 5 नवंबर तक उनकी यात्रा से दोनों देशों के साथ भारत के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से हर घर दस्तक महा टीकाकरण अभियान शुरू कर रही है। अभियान के तहत अगले महीने से सभी राज्यों में स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को टीके लगाएंगे। श्री मांडविया ने बताया कि देश में ऐसे 48 जिलों का पता लगाया गया है जहां लोगों में से आधे से भी कम लोगों ने टीके की पहली डोज ली है। भारतीय औद्योगिक परिसंघ के एशिया हेल्थ 2021 कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बेहतर कल के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले स्वास्थ्य का मतलब केवल इलाज होता था, जो बजट और सरकारी नीतियों में भी परिलक्षित होता था। उन्होंने कहा कि निवारक उपाय भी स्वास्थ्य देखभाल का एक हिस्सा हो सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। आज कोई आए और हेल्थ सेक्टर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू करने के लिए डिसाइड करे तो भारत सरकार की ओर से ही उसको सहाय मिल जाएगी, क्योंकि वो आयुष्मान भारत योजना में रजिस्ट्रेशन ले ले तो आज कोई लाभार्थी है वो सरकार में भी जाना चाहेंगे और प्राइवेट में भी जाना चाहेंगे तो ऑटोमेटिक सस्टेन हो जाएंगे। तो कुल मिला के प्राइवेट सेक्टर हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करे, इसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 104 करोड़ 4 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 49 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 16,000 से अधिक नए मामले सामने आए। स्वस्थ होने की दर 98.20% है। पश्चिम बंगाल में कोविड संक्रमण में तेजी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 976 नए रोगियों और 15 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। कोलकाता में 272 जबकि उत्तरी 24 परगना जिले में 159 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। कल 43,000 से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत आज रात 9:30 बजे से हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पूर्व निदेशक एमएस मिश्रा कोरोना वायरस से संबंधित सवालों के जवाब देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, कोविड महामारी के दौरान भारत आसियान संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। प्रधानमंत्री G20 और COP26 पर विश्व नेताओं की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए आज रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अगले महीने से हर घर दस्तक महा अभियान शुरू करेगी। देश में कोविड टीकाकरण 104 करोड़ के पार, स्वस्थ होने की दर 98.2%। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने अनुग्रह राशि की घोषणा की। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को एयर इंडिया के बकाया राशि का भुगतान करने को कहा। सूडान में सैनिकों ने लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलीबारी की, 10 लोगों की मौत। और 2020 क्रिकेट विश्व कप सुपर 12 मैच में आज शाम दुबई में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने सामने होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने उनकी अगवानी की। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राष्ट्रपति का कल भावनगर जिले का दौरा करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि नवाचार ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है। गोवा के पेडने में संत सोहिरोबनाथ अंबिया कला और वाणिज्य राजकीय महाविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन समारोह में श्री नायडू ने कहा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने और शिक्षित युवाओं में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विश्व नेता बनने की सामर्थ्य है।
वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि एयर इंडिया से खरीदी गई सभी टिकटों के बकाया का भुगतान करें। एयर इंडिया की ओर से हवाई टिकटों की खरीद पर कर्ज की सुविधा रोक देने के बाद ये निर्देश जारी किया गया है। भारत सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश का निर्णय लिया है और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के डोडा जिले में आज सवेरे बटोट किश्तवाड़ राजमार्ग पर एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 10 यात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि घटनास्थल पर स्थानीय लोगों ने पुलिस और सेना के साथ मिलकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। 10 शव मिले हैं। 13 घायलों को डोडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। सूडान में सैन्य शासन का विरोध कर रहे लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सैनिकों द्वारा गोलीबारी किए जाने से 10 लोग मारे गए। इस बीच देश में सैनिक विद्रोह के बाद विश्व बैंक ने कल सूडान को अपनी सहायता रोक दी। सूडान के प्रधानमंत्री सहित अन्य राजनीतिक नेताओं को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। इसका देशव्यापी विरोध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है। T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप 1 में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को और श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया था। ग्रुप 2 के मैच में कल नामीबिया ने स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। ग्रुप 1 के मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। आकाशवाणी से 2020 विश्व कप के मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला वीर गाथा में आज शाम परिक्रमा कार्यक्रम में सुनिए प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानियां। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। भारत मातार पूजा वेदी तले फुटेছে দেশে শত দল নিবেদিতা নামে এ জগৎ জানে ভারত ভূতল হিমাচল। आज 28 अक्टूबर को क्रांतिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता सिस्टर निवेदिता की जयंती है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें निवेदिता नाम दिया था। आयरलैंड में 28 अक्टूबर 1867 में जन्मी निवेदिता का असली नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। निवेदिता के दादा जॉन नोबेल, पिता सैमुअल रिचमंड और उनके नाना हैमिल्टन आयरिश स्वाधीनता संघर्ष के अग्रणी सेनानी रहे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद 1884 से 1894 तक उन्होंने अध्यापन किया।
1895 में लंदन में स्वामी विवेकानंद से मुलाकात ने उनकी सोच और जिंदगी बदल दी। विवेकानंद से प्रभावित होकर वे 1898 में कलकत्ता पहुंची और न सिर्फ यहीं की होकर रह गईं, बल्कि भारतीयता की प्रतिमूर्ति बन गईं। 25 मार्च 1898 को जब उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया तो विवेकानंद ने उन्हें निवेदिता नाम दिया, जिसका अर्थ होता है प्रभु के लिए समर्पित। मई से अक्टूबर 1898 के दौरान सिस्टर निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के साथ अल्मोड़ा और कश्मीर की यात्रा की। कश्मीर में जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार की कारगुजारियां देखी तो वे इस नतीजे पर पहुंची कि विदेशी शासन के खात्मे के बिना भारत की मुक्ति नहीं है। दरअसल अंग्रेज सरकार ने मठ और संस्कृत कॉलेज के लिए विवेकानंद को जमीन सौंपने की अनुमति कश्मीर के महाराजा को नहीं दी। मार्च 1899 में जब कलकत्ता में प्लेग फैला तो सिस्टर निवेदिता ने नौजवानों का समूह बनाया और राहत कार्यों में जुट गईं। जून 1899 के मध्य में निवेदिता इंग्लैंड पहुंची। बाद में वे अपने स्कूल के लिए फंड जुटाने के लिए लेक्चर टूर पर अमेरिका गईं। इस दौरान बोस्टन में उनकी मुलाकात बिपिन चंद्र पाल से हुई। इंग्लैंड में सिस्टर निवेदिता के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार हुआ, लेकिन इसने उन्हें और ज्यादा क्रांतिकारी बना दिया। 1902 में भारत लौटने के बाद चेन्नई में उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके भाषण को खूब सराहा गया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उन्हें प्रतिबंधित कर दिया। कलकत्ता में निवेदिता गर्ल्स स्कूल को वे स्वयं संचालित करती थी, जो देश भर के राष्ट्रवादी संस्थानों के लिए शानदार उदाहरण रहा। सिस्टर निवेदिता ने स्कूल के लिए सरकारी सहायता लेने से मना कर दिया था। उन्होंने स्कूल में दैनिक समाचार पत्रों में वंदे मातरम ऐसे समय शुरू कराया जब सार्वजनिक रूप से देशभक्ति के गीत गाना अपराध था। उन्होंने स्कूल में स्वदेशी और चरखे की शुरुआत भी कराई। 1902 में जब वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बाधा डालने के लिए यूनिवर्सिटी कमीशन नियुक्त किया तो सिस्टर निवेदिता ने इसके विरोध में लिखा। इस दौरान उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में व्याख्यान देने के लिए देशव्यापी यात्रा की। उन्होंने युवाओं से देश हित के लिए निस्वार्थ सेवा करने की अपील की। 1906 से 1907 तक वो पत्रकारिता में व्यस्त रहीं। प्रबुद्ध भारत में संपादकीय लिखने के अलावा उन्होंने संध्या, द डॉन और न्यू इंडिया जैसे प्रकाशनों में भी योगदान दिया। सिस्टर निवेदिता ने भारत के बाहर क्रांतिकारी पत्रिकाओं के प्रकाशन की व्यवस्था की और उनके भारत में वितरण का इंतजाम भी किया। उन्होंने विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों को संगठित भी किया। जब सिस्टर निवेदिता 1909 में भारत लौटी तो उनके ज्यादातर सहयोगी जेल में थे। 13 अक्टूबर 1911 को 43 वर्ष की उम्र में दार्जिलिंग में सिस्टर निवेदिता का निधन हो गया। दार्जिलिंग के विक्टोरिया फॉल्स में उनके स्मारक पर ये शब्द उत्कीर्ण हैं। यहाँ सिस्टर निवेदिता विराजमान हैं, जिन्होंने भारत के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। निवेदिता नामे ए जगत जाने भारत भूतल ही मातल। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी।
विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। ये समर्पित है फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार अनजान को। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार अनजान को, जिनकी आज जयंती है। पग घुंघरू बांध मीरा नाचती और हम नाचे बिन घुंघरू के। फिल्म डॉन के डायरेक्टर चंद्र बारोट को एक ऐसा गीत चाहिए था जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाए, और उन्हें मिल गया एक ऐसा गीतकार जिसने 20 मिनट में ऐसा गीत लिखा जो बाद में सुपरहिट हो गया। गीत था खई के पान बनारस वाला और गीतकार थे अनजान। 28 अक्टूबर 1930 को बनारस में पैदा हुए लालजी पांडे यानी अनजान का गीतकार बनने का सफर भी कुछ आसान नहीं रहा। अनजान ने प्रेमनाथ की फिल्म प्रिजनर ऑफ गोलकोंडा के लिए गाने लिखे, लेकिन बात नहीं बन सकी। लंबे संघर्ष के बाद किस्मत ने पलटा खाया और अनजान को अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन के गाने लिखने का मौका मिल गया। डॉन की सफलता ने अनजान को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अनजान का अमिताभ बच्चन से एक खास रिश्ता बन गया था। उन्होंने अमिताभ की कई फिल्मों के लिए गाने लिखे, जिनमें डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी, नमक हलाल और अनजान के चाहने वालों को इस बात का सदा रंज रहा कि कई सदाबहार नगमे लिखने के बावजूद अनजान को कभी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिल सका। 13 सितंबर 1997 को इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए गीतों का एक अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहने और वर्षा होने की संभावना है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में तापमान 7 से 23 डिग्री और मुजफ्फराबाद में 9 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे और अधिकतम 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी और गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। आइजोल और इम्फाल में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, जबकि शिलांग, कोहिमा और ईटानगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, कोविड महामारी के दौरान भारत आसियान संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। प्रधानमंत्री G20 और COP26 पर विश्व नेताओं की शिखर बैठक में भाग लेने के लिए आज रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अगले महीने से हर घर दस्तक महाअभियान शुरू करेगी। देश में कोविड टीकाकरण 104 करोड़ के पार, स्वस्थ होने की दर 98.2%। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने अनुग्रह राशि की घोषणा की। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को एयर इंडिया के बकाया राशि का भुगतान करने को कहा।
सूडान में सैनिकों ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, 10 लोगों की मौत। और 2020 क्रिकेट विश्व कप सुपर 12 मैच में आज शाम दुबई में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने सामने होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।